मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस, ऑनलाइन वाले लोग? यस सर। हाँ, चलेगा। सो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने शायद एक प्रोजेक्ट बनाया था आपके बैच के लिए। 46, 47। नाम क्या दिया था, याद है क्या किसी को प्रोजेक्ट को अपन ने कल? इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोजेक्ट। ठीक है, देखना यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल क्लास पी। इस क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड लिखी है। फॉर एग्जांपल एसओपी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट। इसके बाद मैं कर रहा हूँ 3 + 4। सो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है एक्सपोनेंट 3 + 4 और प्लस, फिर मैंने यहाँ पे डाला है एक्सपोनेंट। तो ये दोनों में क्या प्रिंट होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट इन लाइन नंबर 7 एंड व्हाट विल बी द आउटपुट इन लाइन नंबर 9। सबको स्क्रीन वगैरह प्रॉपर विजिबल है? निकिता, जीनल मैम, कश्मीरा, ममता? यस सर। यस सर, लाइन नंबर 7 पे आएगा एक्सपोनेंट 3, 4 और लाइन नंबर 9 पे आएगा 7 और एक्सपोनेंट। क्यों आएगा ऐसा? सर बिकॉज ऑफ जो स्ट्रिंग रहता है वो एज इट इज प्रिंट होता है और उसके बाद में के भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। और लाइन नंबर 9 में पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा और देन एक्सपोनेंट आएगा। मतलब जिनल मैम ऐसा बोल रही है, यहाँ पे ऐसा आउटपुट होगा एक्सपोनेंट 34 और यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे 7 एक्सपोनेंट। ये सबको ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही आउटपुट आएगा। किसी को लग रहा है कुछ चेंज होगा इसमें? जैसे रीजन के साथ ही एक्सप्लेन करना है। आदित्य, प्रारब्ध, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ममता मैम, नेहा, निकिता, यस, प्रारब्ध, प्रतीक। तो क्या लगता है अपन डिस्कस करेंगे तो ये चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज बरोबर आहे का हे? यस, सोनल मॅम, सोनाली, काय प्रिंट होईल? हे असंच येईल का वेगळं येईल काय? बोलो ना, किस सारे लोगों को लग रहा है यही आउटपुट आएगा? कोई ऐसा है क्या कि उसको लग रहा है मे बी चेंज हो सकता है? नहीं सर, सेम ही आएगा। ओके मैं यहाँ पे आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखना यहाँ पे एक्सपोनेंट 34 प्रिंट हुआ है और 7 एक्सपोनेंट। जो रीजन जिनल ने बताया था वो सही है। स्ट्रिंग के पास अगर आप प्लस डालोगे तो वो एज इट इज स्ट्रिंग कंसिडर कराता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा नहीं यहाँ पे। इसका ऐसा मतलब है कि इस एक्सपोनेंट के अंदर मैं 3 को अपेंड कर रहा हूँ और 3 के बाद में 4 को अपेंड कर रहा हूँ, तो वो एज इट इज 34 अपेंड हुआ। लेकिन अगर यही चीज मैंने स्ट्रिंग के पहले लिखे तो सबसे पहले वो इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और ये ऑपरेशन के बाद मैं स्ट्रिंग कंसिडर करा रहा हूँ, तो इसने प्रिंट किया 7 एक्सपोनेंट। अभी फिर मुझे इसका आंसर बताना, अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? ठीक है, अभी अपन ने सिनेरियो देख लिया, तो अब आउटपुट कैसे आएगा? सर बोलो। 1 2 नहीं 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ना? हाँ, ऑलरेडी 1 है ना? हाँ, 1 1 2 हाँ 1 2 2 3 3 4 4 5 and 5 4 5 5 and 5। मतलब कहीं पे एडिशन नहीं होगा, ये सबको लग रहा है। ये यहाँ पे भी एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। यस, ऑनलाइन वाले लोग सबको लग रहा है ऐसा ही होगा? यस सर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5। और अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया तो 100 + 200 देन अब क्या होगा? 300 आणि त्यानंतरचं पुढचं आउटपुट 300 यहाँ पे, और उसके बाद आप बोल रहे हो ओके। तो पहले अपन विदाउट इसका आउटपुट चेक कर लेते, बाद में उसको ऐड करते। तो यहाँ पे आप लोग देखना
अपन ने देखा था 1 2 2 3 उसके बाद 3 4 4 5 और लास्ट में 5 ऐड हुआ। अभी जो अपन ऐड किए थे यहाँ पे, इसका एक बार आउटपुट देख लेते। सेम सिनेरियो जैसा मैंने ऊपर जनरेट किया था। यहाँ पे देखना, इनिशियल में उसने कैलकुलेशन किया और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग कंसिडर हुई। तो ये आपको इंटरव्यू के केस में, इंटरव्यू के चैट में मैसेज करते वो लोग, और आपका स्क्रीन शेयर रहता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको पूछेगा व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस लाइन एंड व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस लाइन। तो देखना यहाँ पे जब अपन वर्चुअल इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं ना, तो बहुत सारे केसेस में आजकल ना जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत स्ट्रांग है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पे मिस्टेक कर देते हो आप। अब जो इंटरव्यू है, बहुत सारे लोगों ने ये वर्चुअल में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते, तो उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, पोर्टल वगैरह उनके खुद के ही रहते। अभी नॉर्मली इंटरव्यू टीम्स गूगल मीट वगैरह पे होते थे। अब जो मीटिंग्स जो एकदम स्ट्रांग पोर्टल उन लोगों ने डिजाइन किए, उसमें जूम भी होता है और टीम्स भी होता है, उनके खुद के पोर्टल है। तो अभी आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरव्यू ज्वाइन किया है थ्रू उनके पोर्टल के थ्रू। अब उनके पोर्टल के थ्रू जैसे अपन ने इंटरव्यू ज्वाइन किया, तो वो लोग आपको क्या करते। अभी ये टास्क है जैसा मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये कॉपी करेंगे और बोलेंगे कि इसका आउटपुट क्या है आप मुझे बता, और वो भेजते कहाँ पे, मीटिंग के चैट में भेजेंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि आपने मीटिंग ज्वाइन किया है, सारी चीजें उनको है, लेकिन जैसे अपन मीटिंग ज्वाइन करते, ये नए वाले जो कुछ कुछ कंपनियां जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, ऑलरेडी आपको पता ही नहीं है कि आपका स्क्रीन वहां पे उन लोगों को दिख रहा है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा परमिशन देता है कि आपका जो स्क्रीन है ऑलरेडी उनको दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या, आप अपन को क्या लगता है, जब तक अपन शेयर नहीं करेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं, लेकिन अभी वैसा नहीं है। मीटिंग ज्वाइन किया, जैसे आपने परमिशन देते जाता है, वो पूछता है एस करने के लिए, अलाउ करो, ऑटोमेटिकली आपका ये जो स्क्रीन है वो उनको देख रहा है। आप गलती करते हो यहाँ से उठाते हो ये और चैट जीपीटी में डाल दोगे। अब यहाँ पे क्लास का तो ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी किया, अभी आप क्या कर रहे हो वो सारा दिख रहा है उसको। और यहाँ पे आप पूछोगे आउटपुट क्या है, तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पे क्या आउटपुट क्या है। तो उसने क्या दिखाया, एक्सपोनेंट, और आपने बताया कि एक्सपोनेंट 3 4 आया। ये आपको लग रहा है कि अपन बहुत स्मार्ट है, अपन ये चीजें करके यहाँ पे बता रहे, लेकिन ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। तो उनके इसमें ये सारी चीजें कैप्चर होती है, आप क्या क्या कर रहे हो वो। तो गलती से भी ये मिस्टेक करना नहीं है। आपका जो लैपटॉप है उसमें मीटिंग के अलावा कोई दूसरी टैब ओपन नहीं करना है। आपका इक्लिप्स अगर उन्होंने बोला तो इक्लिप्स ओपन करना है, अदरवाइज वो उनका खुद का ही कंपाइलर है। मतलब ये मीटिंग के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुआ है, इसी के अंदर एक छोटा सा कंपाइलर रहता है और वहीं पे आपको कोड करना है। जो चीजें अपन यहाँ पे कर रहे वो एज इट इज उनको वहां पे रिकॉर्ड भी होती है, विजिबल भी होती है। तो ये चीज करना नहीं है। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटी छोटी मिस्टेक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सारा वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मिस्टेक करना नहीं है। जो भी है थोड़ा अच्छे से इंटरव्यू का, अभी पहले जैसा नहीं है। तो ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हुआ अपना पहला सिनेरियो। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो जस्ट इतना याद रखना, स्ट्रिंग के बाद अगर प्लस आया तो वो एज इट इज स्ट्रिंग कंसिडर होती है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता। अगर कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रिंग के पहले है तो पहले कैलकुलेशन होता है और बाद में फिर प्लस के बाद स्ट्रिंग कंटिन्यू की जाती है। यही इसका सिंपल फंडा है, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड डिजाइन की है, पब्लिक स्टैटिक वाइड m1। ये मेरा एक मेथड है, जिस मेथड के अंदर मैंने लिखा है कि ये मेरा एक m1 मेथड है। और यहाँ पे मैंने किया क्लास p इज इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैंने किया है p डॉट उस m1 मेथड को कॉल। सो ये मेथड कॉल होगी या मेरे को कुछ इश्यू आएगा? यस, ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा जल्दी रिप्लाई करना है सब लोगों को। ये मेथड कॉल होगा क्या? यस सर। क्यों कॉल होगा?
रीजन क्या है कॉल होने का? आप टाइप करके तुम्हें कोई आंसर बता सकते हो कि कॉल होगा नहीं, लेकिन रीजन स्टैटिक मेथड है सर। हाँ, तो स्टैटिक मेथड है तो क्या स्टैटिक होने की वजह से क्या हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? येस, कश्मीरा, ममता, नेहा, निकिता सगळ्यांचे नाव घ्यायची गरज आहे. मी एक 3 दिवस बघेल अजून, अदरवाइज मी हे लेक्चर स्टॉप करेल जर तुम्ही असंच मला हे केलं तर. यस, क्या होगा यहाँ पे? मेथड कॉल होगा क्या या नहीं होगा? ठीक है, तो ये यस सोनाली मैम, काय काय येस सर होणार. क्यों मेथड कॉल कॉल होगा? ठीक है, स्टॅटिकला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायची गरज नाही. स्टॅटिकला काय करायची गरज नाहीये. ऑब्जेक्ट क्रिएट करायची गरज नाही. ओके, सो स्टैटिक जो है ये एक्चुअल में अपन क्लास लेवल पे कंसिडर होता है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ तो भी चलता है, बिकॉज ये कॉमन मेमोरी के अंदर से कॉल होने वाला है. अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं रहता तो फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? अब नहीं कॉल होगा सर। हाँ, लेकिन होगा क्या? कॉल नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन क्या होगा उसकी जगह पे? इट विल थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन. ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा नल पॉइंटर बोल के, कैन नॉट इन्वोक द क्योंकि आपका ये जो पॉइंटर है पी, ये पॉइंट कर रहा है नल मेमोरी को, और उस नल के अंदर से अपन ये मेथड कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं. तो नल मेमोरी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इट विल डायरेक्टली थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन. तो उस केस में अपन को यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ठीक है, मेरा एक क्लास क्यू है. इस क्लास क्यू के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड ऐड की है. ये मेरा एक नॉर्मल मेथड है जिसको मैंने क्लास पी के अंदर ऐड किया है. मेथड ऑफ एक ऐसे नाम दिया उसको. ये मेथड में अपन यहाँ पे कंडीशन डाले ट्रू, ये टर्नरी ऑपरेटर है और उसके थ्रू मैं रिटर्न कर रहा हूँ नल और जीरो. अब मैं आया यहाँ पे, मैंने मेन मेथड के अंदर ये क्लास क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया. क्लास क्यू क्यू इज इक्वल टू न्यू क्लास क्यू, और एसओपी के अंदर मैं कर रहा हूँ क्यू डॉट मेथड ऑफ ए को कॉल. क्या प्रिंट होगा रेशमा यहाँ पे? यस रेशमा, व्हाट विल बी द आउटपुट? ऑनलाईन काही कन्फ्युजन आहे? कुणाला काही विचारायचंय काही असेल तर काही लिहिते. यस ज्योति, ट्रू आएगा सर. ट्रू आएगा. क्यों आएगा ट्रू? ऐसा आपको क्यों लगता है ट्रू आएगा जिनल मैम? रीजन बता सकते हो क्या मेरे को? सर बिकॉज ऑफ वो टर्नरी ऑपरेटर, मतलब इधर क्वेश्चन मार्क के इधर वाला इफ रहता है, तो हाँ. वो इफ में गया तो ट्रू आएगा, ऐसे मेरा नहीं, अंडरस्टैंडिंग है. मुझे तो पहले वो टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करो. सो व्हाट हैपन, उसमें क्या होता है? सर टर्नरी ऑपरेटर में इफ और एल्स होता है. जो क्वेश्चन मार्क के पहले होता है वो इफ होता है और बाद में वाला एल्स होता है. मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला? हाँ, लेकिन एल अपने को कैसे पता चलता है कि वो क्वेश्चन मार्क के फर्स्ट वाला प्रिंट होगा या कोलन के बाद वाला रिटर्न होगा? वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू रहा तो फिर मतलब इफ वाला प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स वाला होगा. हाँ, तो अभी अपनी कंडीशन क्या है? और ट्रू है. हाँ, तो ट्रू या का मतलब वो फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा. तो फर्स्ट में अपन ने क्या रिटर्न किए? देखो ना वहां पे क्वेश्चन मार्क के बाद अपन क्या अच्छा, रिटर्न? जीरो. ओके, जीरो आएगा फिर सर. जीरो कैसे आएगा? देखो ये कंडीशन है, इसका टर्नरी ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? ये कंडीशन है. कंडीशन कुछ भी हो सकती है. अभी मेरी कंडीशन ही ट्रू है, मतलब
ये ट्रू है फर्स्ट कंडीशन, तो ये फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा, और अगर यहाँ पे फॉल्स है तो वो कोलन के बाद वाला रिटर्न करेगा। अब ट्रू है मतलब ये रिटर्न होने वाला है, और ये क्या है, नल है। सो नल नल है। ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अभी जस्ट 2 मिनट पहले देखे कौन सा एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जैसे मैंने इसको रन किया, अगेन क्या थ्रो किया, नल पॉइंटर। अगर मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू देता हूँ 20, अब क्या होगा, अब 20 रिटर्न होगा, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो एक तो यहाँ से इंट ही रिटर्न होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करा सकते। तो ये ट्रू है तो फर्स्ट को प्रायोरिटी देता है, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर वो जीरो के। अब तो ट्रू होने वाला है, तो अब यहाँ पे आउटपुट देखो, अब क्या प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। इंडस्ट्री में हम लोग इफ एल्स कंडीशन राइट करते नहीं बैठते, आजकल कोड बहुत स्मार्ट हुआ है, तो डायरेक्टली वहां पे राइट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते लोग। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशन। ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू आया तो फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला। तो अभी कंडीशन ऑलवेज ट्रू ही रिटर्न कर रही, तो वो ऑलवेज प्रायोरिटी किसको देगा, फर्स्ट वाले पार्ट को। ओके सर। एक मैंने क्लास आर बनाया है फॉर एग्जांपल। एक मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि दोनों में कंपाइलेशन का इशू क्यों आएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते। अपन नल किसको किसको भेज सकते और किसको नहीं भेज सकते। अगर मैंने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय नल पास किया तो ऐसा वर्कआउट होगा क्या। अदरवाइज अपना ये जो रैपर क्लास है इंटीजर, अब दोनों के दोनों जो है ये इम्यूटेबल क्लासेस है। अगर स्ट्रिंग का लेक्चर आपको याद होगा तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैटेगरी में जाता है। तो इम्यूटेबल के जैसे अपने पास और क्लासेस है, और वो कौन है, सारे के सारे रैपर क्लासेस है, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, इम्यूटेबल में। तो आप मेरे को बताओ, मैं ऐसा नल भेज सकता हूँ यहाँ पे, अगर भेजा तो कंपाइल होगा क्या, या मेरे को रन टाइम में कुछ इश्यू आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर कंपाइलेशन में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग आई के ऊपर कोई परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो फिर वो नल पॉइंटर देगा। आई के ऊपर, ओके। मतलब इस केस में आपको लगता है कि कोई इश्यू नहीं आएगा, दोनों केस में, ये फिर वो स्ट्रिंग में दोनों बेबी क्या। यस सर। ओके, देखो पहले इसमें तो कुछ इश्यू नहीं आएगा, ये तो आराम से चलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग क्लास है इसके अंदर 5 कंस्ट्रक्टर है, अलग अलग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो वो कंस्ट्रक्टर, सारे कंस्ट्रक्टर नल को कैपेबल है स्टोर करने के लिए। तो ये एम्बिग्युइटी आ रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये स्ट्रिंग क्लास है, तो इसके अंदर अलग अलग ये लोग कंस्ट्रक्टर डिजाइन करके रखे। ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर हुआ, उसके बाद ये ऑप्शन ओरिजिनल है। अब देखो यहाँ पे भी मैं नल भेज सकता हूँ क्योंकि पैरामीटर स्ट्रिंग है। उसके बाद है कैरेक्टर वैल्यू, यहाँ पे भी मैं नल भेज सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर इन लोगों के पास 5 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है जो इस नल को स्टोर करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे अभी एम्बिग्युइटी आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस कंट्रोलर को, किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। दैट्स वाई ये वाली लाइन आपको कंपाइलेशन में इशू देगी। तो ये अपन नहीं कर सकते ऐसा, एक्चुअल में आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका अंडरस्टैंडिंग मेरे को बताओ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखा इंटीजर जे सेमीकोलन। मेरे पास दो वेरिएबल है, दोनों के दोनों मैंने इंटीजर टाइप के लिखे। यहाँ पे मैंने क्लास आर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास आर, आर इज इक्वल टू न्यू क्लास आर। तो ये ऑब्जेक्ट बना। अब एसओपी के अंदर मैं कर रहा हूँ आर डॉट आई, और यहाँ पे एसओपी के अंदर मैं कर रहा हूँ आर डॉट जे। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, लाइन नंबर 12 and 13. यस रेश्मा, काय प्रिंट होईल इथे, आणि इथे
ये आदित्य, प्रारब्ध, स्वप्निल, क्या प्रिंट होगा? जीरो नल। जीरो नल, नल क्यों आएगा? क्योंकि रैपर क्लास है वो इंटीजर से। ठीक है, रैपर है क्लास है, क्लास का ऑलवेज बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। कोई सा भी क्लास कंसीडर करो, वो अपना रहने दो या किसी का भी रहने दो, तो क्लास का ऑलवेज वैल्यू क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट नल रहता है। तो दोनों में डिफरेंस समझो, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये अपना रैपर क्लास है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। लेकिन जहां पे अपन रैपर क्लास करने जाएंगे, वहां पे वो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये अपना एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो था। मैंने एक क्लास बनाया यहाँ पे मैंने एक दो सिनेरियोज बिल्ड किए थे। तो ये तो अपना सिनेरियो हुआ है ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी देखा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक क्लास z का मैंने एक ग्लोबली ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास z इज इक्वल टू न्यू क्लास z ठीक है। और इसके मेन मेथड के अंदर फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास z1 इज इक्वल टू न्यू क्लास z, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया क्लास z का, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 222। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? 222। एक ही बार आएगा क्या? एक ही बार प्रिंट होगा क्या एक वो? ओवरफ्लो। मतलब 222 प्रिंट होगा ऐसा आप लोग बोल रहे हो? सबको ऐसा ही लग रहा है? इस जीमेल कश्मीरा ममता में 2 म्हणजे 3 टाइम 2 सर। 3 सर टाइम वो लूप में जाएगा। 222। 3 टाइम क्यों प्रिंट होगा? हाँ क्यों? लेकिन मुझे रीजन तो बताओ। हाँ ऑब्जेक्ट बनवल्यावर बाय डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो, बट आपण जर व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केलेली असेल तर मग आता आपल्याकडे आपण क्लास झेडला कोणती व्हॅल्यू पास केली कन्स्ट्रक्टर मध्ये 222, तो मग कन्स्ट्रक्टर जसं कॉल केला बाय डिफॉल्ट तीच व्हॅल्यू प्रिंट होणार नाही। हाँ, बट अपने पास दो ऑब्जेक्ट है ना, लाइन नंबर 5 पे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे ओके बाकी कोई और सर प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन मेन मेथड पासून स्टार्ट होते ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर डायरेक्ट कन्स्ट्रक्टरला कॉल करेल। हाँ बरोबर आहे, मग त्याच्यानंतर काय होईल? 222 प्रिंट होईल। एक ही बार 22 प्रिंट होगा ऐसा आप लोग बोलना चाह रहे हो क्या? ठीक है, नेहा आपके साइड से है क्या कुछ आउटपुट? जिनल, कश्मीरा, ममता मैम, अक्षदा, आदित्य ठीक है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। यहाँ पे देख लेना आप लोग, कोई आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। अब ये इनफाइनाइट लूप में क्यों गया, ये मैं अपने जब लेक्चर्स रहते तब भी आपको पढ़ाता हूँ। अभी एक चीज मुझे और बताना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, क्लास डी, ये दो क्लासेस है मेरे पास तो सी के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया, सी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने किया 333 पे। यहाँ पे मैं डी क्लास का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डी इज इक्वल टू न्यू डी। डी के अंदर मैंने फिर से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड किया, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ 555। देन मैं यहाँ पे वापस आया मेन मेथड के अंदर, मैंने ऑब्जेक्ट किया सी इज इक्वल टू न्यू सी। तो अब क्या होगा? ये सोनाली मैम अब आता काय प्रिंट होईल? इस रेशमा, ज्योति, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? सर पहले 55 प्रिंट होगा।
हाँ, और उसके बाद 333 ये वाला कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होगा? क्योंकि सर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सी में डी का। जब हम सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो डी का ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर करता है सर, इसके लिए फिर डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर सी का। हाँ, तो इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था फिर? मतलब यहाँ पे ऐसा आउटपुट मेरे को बता रहे लोग, सबसे पहले 555 प्रिंट होगा और उसके बाद 333 ऐसा बोल रहे, तो ऐसा ही होगा क्या? सब लोगों को ऐसा ही लग रहा है क्या? बस ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को लग रहा है इसके अलावा कुछ दूसरा आउटपुट आ सकता है? हाँ, 333 उसके बाद इनफाइनाइट लूप में जाएगा। इनफाइनाइट लूप में क्यों जाएगा? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों होगा कंफ्यूज? 333 आएगा सर। ओनली 333 प्रिंट होगा क्या? ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, एटलीस्ट आउटपुट देख के आप मुझे बताओ आउटपुट ऐसा क्यों आया। आउटपुट देख के बताओ कि आउटपुट ऐसा क्यों आया, क्या मतलब यहाँ पे क्यों प्रोग्राम ऐसा क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? सर सी का कंस्ट्रक्टर डी के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ना ऊपर का, तो डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके। फिर वो सी का कॉल करेगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, जो कंस्ट्रक्टर में लिखा है वो। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? डे क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में ये सी के लिए उसका कौन है? ग्लोबल वेरिएबल है। तो भी आप लोगों को पता है कि हर एक क्लास के ग्लोबल वेरिएबल को उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कोई सा भी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है। तो जब ये लाइन एज अ ग्लोबल वेरिएबल के केस में जा रही है, लेकिन बैकएंड में एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? बैकएंड में ये चीज ऐसी होती है, डे सेमीकोलन। मैं ये आपको वेरिएबल के लेक्चर में ही बताता हूँ। और डे इक्वल टू, ये बैकएंड में कैसे हुआ? न्यू डी। तो ये एक्चुअल में ऐसा हुआ, इसकी वजह से कंस्ट्रक्टर तो एट द एंड सी का ही कॉल हो रहा है, लेकिन सी के अंदर से इस कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजेशन सी ने किया, दैट्स व्हाई यहाँ से कॉल इसके पास आया। उसने सबसे पहले 555 प्रिंट किया, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद वो 333 के पास गया, दैट्स व्हाई आउटपुट में आते समय 555 आया और 333 आया। ठीक है, इसका ये सिंपल फंडा है जो अपन ऑलरेडी ग्लोबल और लोकल के केस में अपन देखते लगे, तो आप वेरीफाई करो। मैंने वहां पे डॉट क्लास फाइल वगैरह सारी चीजें आपको ओपन करके दिखाई थी। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक बार सी का ऑब्जेक्ट बनाया, C1 इज इक्वल टू न्यू सी। अब क्या होगा? यस, ऑनलाइन वाले लोग, क्या होगा अब? परत सेम 333 म्हणजे प्रिंट होणार, म्हणजे पहिले 555 नंतर 333 परत। ओके, मतलब ये 2 बार प्रिंट होगा ऐसा आप बोल रहे हो? जैसे मैंने इसको अभी रन किया तो 555 333 555 333, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी मैंने निकाल दिया और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ग्लोबली, C1 इज इक्वल टू न्यू सी। अब क्या होगा? सर अभी लूप में चला जाएगा, क्यों जाएगा लूप में? क्योंकि फिर हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डी से सी का कॉल होगा और सी से डी का कॉल होगा, ऐसे होगा। ओके, ठीक है। अब ये सिनेरियो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा जैसे आप लोगों ने बताया, क्योंकि यहाँ से अपन डी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे और डी के अंदर से अपन सी को कॉल कर रहे, तो सी का कॉल होने के बाद फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑलरेडी डी का इनिशियलाइजेशन है, तो ये राउंड ट्रिप हुआ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में एट द इनिशियलाइजेशन वो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर ही कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, ये वाला ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, तो सी का फर्स्ट लाइन है डी को कॉल देना है और डी का फर्स्ट लाइन है सी का कॉल देना है। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है,
यहाँ आने के बाद फिर से सी मिलने की वजह से फिर से यहाँ पे आया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एट द एंड मेरे को वेट कहाँ पे करना है, रुकना कहाँ है, दैट्स व्हाई वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वो आउटपुट प्रिंट करेगा। अब सब लोग ध्यान से देखना, सिनेरियो सेम है। इस सिनेरियो में आप लोगों ने मेरे को ऑलरेडी आउटपुट बताया कि 555 333 ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों क्लासेस के अंदर एक एक स्टैटिक ब्लॉक ऐड किया। अब ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये सी का स्टैटिक ब्लॉक है, और यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक ऐड किया है बी का। तो अभी आप मेरे को बताओ कि कौन सा स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले, मतलब अभी आउटपुट जो कैसे आएगा वो कैसे आएगा, और यहाँ पे मैंने लिखा डी स्टैटिक ब्लॉक। अब कौन सा स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, ए का होगा सी का या स्टैटिक सॉरी ब्लॉक पहले होगा सर। सी का पहले होगा, सी उसके का बाद होगा डी सर। का। मतलब आप बोलना चाह रहे हो पहले सी। सी सी स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक पहले होगा। यस। डी स्टैटिक ब्लॉक, और देन 555 333 ऐसा आउटपुट आएगा। जैसे अपन ने ये प्रोग्राम को रन किया तो देखो सी स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हुआ, उसके बाद डी स्टैटिक ब्लॉक, और देन 555 333 वो प्रिंट हुआ। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट x इज इक्वल टू 900। ये अपना डी का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे एक्सेस किया, तो ये मेरे को एक्सेस करने देगा कैसे, मैंने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 800 किया, तो ऐसे एक्सेस होगा क्या? नहीं सर, क्यों? नॉन स्टैटिक में कॉल कर रहे हैं सर, स्टैटिक में कॉल कर रहे हैं नॉन स्टैटिक। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैं ये x को डायरेक्ट मैंने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज किया, तो मैं कर सकता हूँ क्या? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इस x को मैंने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज किया, x इज इक्वल टू 800, तो ये मैं राइट कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो विद इन स्कोप, उसका मतलब स्कोप विद इन ब्लॉक है। विद इन ब्लॉक है, ओके। ये सोनाली, ज्योती काय होईल इथं, रेश्मा करू शकतो का असं? सर आपण व्हेरिएबलला स्टॅटिक केलं तर? वेरिएबल स्टॅटिक नाही आहे ना, हा नॉन स्टॅटिक वेरिएबल आहे ना, सर नॉन स्टॅटिक वेरिएबल। इथं जर डेटा टाइप इंट घेतला या स्टॅटिक ब्लॉकच्या तर करू शकतो, असं नाही करू शकत होते। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी कमेंट निकाल दी, तो मेरे को क्या आ रहा है, इशू आ रहा है। रूल क्या बोलता है, अगर नॉन स्टैटिक चीजें आपको स्टैटिक के अंदर कॉल करना है तो कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यार अपने सामने ही चीजें देखो, अगर ये वेरिएबल 900 मेरे को मेन मेथड के अंदर कॉल करना है तो मेरे को सबसे पहले डी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बिकॉज मेरा मेन मेथड कैसा है, स्टैटिक है, और ये डी कैसा है, नॉन स्टैटिक है। अपन से फर्स्ट डे से ये चीज करते आ रहे, कंफ्यूजन होने का कोई सिंपल फंडा ही नहीं है। नॉन स्टैटिक चीजें अगर स्टैटिक के अंदर कॉल करना है तो आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर यही अपन रिवर्स करने जाएंगे, स्टैटिक डेटा स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट कॉल होता है, स्टैटिक प्लस नॉन स्टैटिक डेटा नॉन स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल कब आता है, नॉन स्टैटिक टू स्टैटिक जा रहे हो। अगर आप नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक के अंदर कॉल करने का ट्राई करते हो तो आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट लगता है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डी, डी इज इक्वल टू न्यू डी, और मैंने यहाँ पे किया डी डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया फॉर एग्जांपल 1000। अब मैं वापस आया कंस्ट्रक्टर के अंदर, फिर से मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू किया 1100, और मैं वापस यहाँ पे आता हूँ मैंने किया SOP के अंदर c डॉट d डॉट x, सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन लाइन नंबर 17। सर 1100 हाँ 1100 आई एक्स। x 1100 मतलब लाइन नंबर 17 पे आप बोल रहे हो कि 1100 प्रिंट होगा, राइट? बाकी लोग क्या प्रिंट होगा, 900 प्रिंट होगा या 1100 प्रिंट होगा?
का बरं 1100 प्रिंट होणार? ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे हो वो आउटपुट सही है, मैंने यहाँ पे रन किया, क्या प्रिंट हुआ? 1100। अभी आउटपुट देख के तो मुझे बताओ 1100 क्यों प्रिंट हो रहा है? कोई बता सकता है क्या आउटपुट 1100 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि सर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू चेंज होगी सर स्टैक। देखो पहले अभी अपन ने सबसे पहले सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी क्लास के अंदर ग्लोबली ऑब्जेक्ट किसका है? डे का है। तो इस डे के थ्रू में डे का कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये अपन को पता है। लेकिन ये डे को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट किसका लगेगा? सी का, क्योंकि डे किसका अंदर है? सी के अंदर है, लेकिन बैकएंड में एक ऑब्जेक्ट है। तो सी का ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी था, तो सी के थ्रू मैंने ये डे को एक्सेस किया, और इस डे के थ्रू मैंने एक्स को एक्सेस किया। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना तो डे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो वैल्यू पहले 900 थी, ये कंस्ट्रक्टर ने उसको ओवरराइट करके कितना कर दिया? 1100। और यहाँ पे अपन वही तो बाहर निकाल रहे, तो उसकी वजह से वो प्रिंट हुआ 1100। अब मैंने यहाँ पे सी के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंट y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखी है पब्लिक स्टैटिक इंट m3, और ये जो मेथड है ये मेरा रिटर्न कर रही है 20। ठीक है, और इस सी के अंदर मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 30। अब मैंने क्या किया, ये स्टैटिक ब्लॉक से वो सी डॉट m2 मेथड कॉल की। अपने क्लास का नाम क्या है? सी। तो सी का वो मेथड का नाम क्या दिया अपन? m3। ठीक है, तो ये m3 मेथड मेरी कॉल हुई। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये y वेरिएबल है अपना। ठीक है, मैं एसओपी में कर रहा हूँ सी डॉट वाई। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? सी डॉट वाई की वैल्यू सर क्लास सी को स्क्रॉल कीजिए। सर 10 प्रिंट होईल का? यस सर। सबको लग रहा है वैसे 10 प्रिंट होगा? यस, ऑफलाइन वाले लोग काय होईल प्रिंट? 30 होईल। ओके, यहाँ पे 30 किया है अपन ने y का वैल्यू। यहाँ पे अपने को यहाँ पे आउटपुट चाहिए। यस निकिता, जिनल, कश्मीरा आहे आपल्याकडे इनपुट? ममता मैम, प्रारब्ध, आदित्य, किसी को लग रहा है क्या? सर 30 30 आएगा यहाँ पे आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, तो कंस्ट्रक्टर को मेनली देखना है, बाकी यहाँ वो अपन कितना भी घूमे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये उसने 30 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से अब ये लास्ट सिनेरियो अपन बनाते, स्टैटिक के ऊपर है। मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऐड किया है। एक मेथड बनाई है मैंने m1। यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 100।
यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है स्टैटिक ब्लॉक, मैं आया मेन मेथड के अंदर यहाँ पे मैंने मैसेज दिया मेन मेथड, और यहाँ पे एसओपी के अंदर मैंने उस आई को प्रिंट किया। सो प्रोग्राम कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, कैसे आउटपुट आएगा, आप मुझे बताओगे। ओके static block, main method, ओके then SOP I. So I equals to M1. Then M1 method 100. 100 ओके। मैंने कल ही बोला था जितना अपन को सिंपल लगता है उतना सिनेरियो सिंपल होता नहीं है, अपन जितनी घाई करेंगे आंसर उतना रॉन्ग होने वाला है। हाँ तो फिर से अभी 1-2 मिनट टाइम लेके फिर से बताओ अब क्या प्रिंट होगा। जो अभी आप लोगों ने आउटपुट बताया वो थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक है उसमें, वो करेक्ट नहीं है। स्टॅटिक होईल, देन नॉन स्टॅटिक, नंतर मेथड मेन मेथड होईल आणि नंतर M1 होईल। ओके बाकी और किसी को कुछ लगता है इसके अलावा? प्रारब्ध, आदित्य? पहिले नॉन स्टॅटिक, त्यानंतर मेन मेथड, त्यानंतर स्टॅटिक आणि मग M1 मेथड। And what about I? सर I 100 होईल। आपण I प्रिंट केलेला आहे ना, M1 कॉल M1 मेथडला जाईल, M1 मेथड कॉल होईल। ओके मैं इसका आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ, वो आउटपुट देख के एक बार मुझे बताना ऐसा आउटपुट क्यों आया। जो भी आप लोगों ने बताया वो सारे के सारे आउटपुट रॉन्ग है। अब सबसे पहले मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, M1 मेथड, उसके बाद वो गया स्टैटिक ब्लॉक, देन अपन गए मेन मेथड, और लास्ट में क्या प्रिंट हुआ है 100। नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हुआ तो वो तो स्किप हुआ अपने सिनेरियो से। तो ये 4 लाइन ऐसे क्यों प्रिंट हो गई? सर आपण जो व्हेरिएबल आहे ना, व्हेरिएबल आहे त्याचं काय? ग्लोबली डिक्लेअर केलेला आहे आणि तो जो स्टॅटिक आहे, सो त्याच्यामुळे तो आधी झालेला आहे। नाही सॉरी, देखो स्टॅटिक व्हेरिएबल असलं व्हेरिएबल आहे ना, I तो स्टॅटिक आहे, त्याच्यामुळे M1 मेथडला कॉल केला, मग M1 मेथड कॉल झाली, मग M1 मेथड नंतर मग स्टॅटिक ब्लॉक कॉल झाला, त्याच्यानंतर स्टॅटिक नंतर मग मेन मेथडला रेफरन्स असतो, त्याच्यामुळे मग मेन मेथड कॉल झाली, मग त्याच्यानंतर नॉन स्टॅटिक होतो ना, मेन मेथडच्या आधी नॉन स्टॅटिक ब्लॉक प्रिंट होतो। असं थोडी ना मी शिकवलंय नॉन स्टॅटिक वगैरे। नॉन स्टॅटिक हे ऑब्जेक्ट बनला तरच कॉल होतं, इथं ऑब्जेक्ट क्रिएटच नहीं झाला तर ह्या ब्लॉकचं काही हेच नाहीये। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक जितने भी चीजें रहती है ऑलवेज सिक्वेंशियली कॉल होती है। मैं बार बार बताता हूँ स्टैटिक डेटा कभी भी याद रखना वो सीक्वेंस के हिसाब से कॉल होता है। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक ब्लॉक रहेगा तो वही पहले कॉल जाएगा, कुछ भी स्टैटिक डेटा रहने दो, वो वेरिएबल रहने दो, ब्लॉक रहने दो, मेथड रहने दो, वो ऑलवेज सिक्वेंशियली कॉल होती है। जो चीज पहले डिफाइन किए उसको सबसे पहले लोड किया जाएगा। तो अभी मेरे केस में स्टैटिक सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन है, अगर ये स्टैटिक ब्लॉक को हटा के मैंने वेरिएबल के पहले डाला तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा, फिर M1 मेथड में जाएगा। M1 मेथड कुछ नहीं कर रहा है, 100 रिटर्न कर रहा है, और वो 100 अपन किसके अंदर स्टोर करा रहे, आई के अंदर। अब जाते जाते एक मैसेज था खाली, तो दैट्स व्हाई वो M1 मेथड प्रिंट करा रहा है। तो एक चीज याद रखना है, जितना भी स्टैटिक डेटा है ऑलवेज वो सिक्वेंशियली कॉल होता है, जो सीक्वेंस में अपन ने डिफाइन किया वो उसी सीक्वेंस में लोड होगा। अब नॉन स्टैटिक का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट लगता है, अब ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है तो वो कॉल होने का कोई चांस ही नहीं है, ये जस्ट ऐसा ही यहाँ पे पड़ा है। तो देखो इस टाइप के सिनेरियोज है, बहुत सारे सिनेरियो अपन ने देख लिया ऑलरेडी, तो थोड़ा ट्राई करो जरा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह सारा आप लोग भूल गए हो सिनेरियोज, तो थोड़ा बहुत ब्रश अप कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, ठीक है। यस ऑनलाइन वाले लोग, तो आज अपन ने बहुत सारे सिनेरियो देखे, तो आज अपन यही पे वेट करने वाले, कुछ लगता है तो अपन कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। कल का जो भी अपडेट है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।
कॅमेरा वगैरे चालू करून बसलाय दादा तो. अपन देख भी नहीं रहे अपन क्या कर रहे क्या नहीं.